गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ देखेंगे। उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टेट टेरिटरी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेट टेरिटरी क्या होती है और राज्य क्षेत्राधिकार को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन होते हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टेट टेरिटरी को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले jurist according to Oppenheim, state territory means such part of earth which is under the sovereign power of some state. It is not possible to imagine a state without the existence of state territory. State territory not only includes land but also includes rivers, lakes, maritime belt and territorial sea. ओपेनहाइम के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसमें राज्य क्षेत्र से अभिप्राय पृथ्वी के उस भाग से है जिस पर किसी राज्य की प्रभुत्व संपन्नता होती है। राज्य क्षेत्र के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य क्षेत्र में न केवल भूमि अपितु नदियाँ, झीलें, सामुद्रिक पेटी आदि भी सम्मिलित होते हैं। तो अगर इसको हम देखते हैं तो नॉर्मली जो राज्य के आवश्यक अंग हैं जिसमें हम 4 अंगों को मानते हैं तभी एक राज्य की संरचना या राज्य का निर्माण होता है। उसमें फर्स्ट है राज्य में टेरिटरी होनी जरूरी है, सेकंड है उसमें जनसंख्या होनी जरूरी है, थर्ड है उसकी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए और थर्ड लास्ट वन जो है सॉवरन होनी चाहिए। तो जो टेरिटरी जो है वह राज्य का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। बिना टेरिटरी के कोई भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। तो स्टेट टेरिटरी उसे कहा जाता है कि वह कोई भी भूभाग हो सकता है जो सॉवरन होना चाहिए, जो अपने आंतरिक व बाह्य जो निर्णय है उसको करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। राज्य केवल भूभाग ही नहीं माना जाता है बल्कि इसके अंदर जो भी नदियां हैं, झीलें हैं, सामुद्रिक पेटी है, ये सब भी राज्य क्षेत्र के पार्ट माने जाते हैं। अब राज्य क्षेत्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके कौन कौन से तरीके हैं, मोड्स ऑफ टेरिटरी। फर्स्ट है आपका चीर भोग, प्रिस्क्रिप्शन, अधिभोग, ऑक्यूपेशन, उपाबद्ध, एनेक्सेशन, अनुवृद्धि, एस्ट्रेशन, अध्यर्धन, सेसेशन, गिरवी, प्लीज्ड, प्लीट और पट्टा, लीज, पंचाट, अवार्ड एंड जनमत संग्रह, पेलिपिसाइट। फर्स्ट जो हम करेंगे वो है अधिभोग या ऑक्यूपेशन। क्या होता है? सबसे पहले ऑक्यूपेशन इज द एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन बाय अ स्टेट बाय विच द internationally occurs sovereignty over such a territory as it is at the time not under the sovereignty of another state. अधिभोग या आवेशन एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा कोई भी राज्य अपने या प्रदेश पर जिस पर किसी अन्य राज्य की प्रभुसत्ता नहीं है वह प्राप्त कर लेता है। विधि शास्त्रियों द्वारा अधिभोग प्राप्त करने की 2 आवश्यक शर्तें बताई जाती है। फर्स्ट, प्रभुसत्ता स्थापित करने की इच्छा और उसका वास्तविक प्रयोग या प्रदर्शन। जूरिस्ट हैज स्टेटेड 2 कंडीशंस फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी, द विलिंगनेस ऑफ एस्टेब्लिश सोवरेनिटी एंड इट्स एक्चुअल यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। अगर हम देखते हैं कि अधिभोग क्या होता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब कोई भी ऐसा स्थान या कोई भी ऐसा भूभाग जिस पर किसी का भी राज्य का प्रभुत्व नहीं है या किसी भी राज्य का नियंत्रण नहीं है, उस भूभाग को कोई भी अपने नियंत्रण में या अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने की इच्छा रखता है और उसके लिए वह उसका वास्तविक प्रयोग या प्रदर्शन करता है, तो इसे ही अधिभोग कहा जाता है। सेकंड है आपका चीर भोग, प्रिस्क्रिप्शन। When a state exercises control and sovereignty over any territory for long time, then that territory becomes a part of such state. The essential condition for the acquiring any territory by prescription are as follows: peacefully and undisturbed position over that territory. The possession must be continuous and it must remain for a long time.
चीर भोग के द्वारा राज्य क्षेत्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जब कोई राज्य किसी प्रदेश पर लंबे समय तक लगातार अपना अधिकार बनाए रखता है तो उस प्रदेश पर उसकी प्रभुसत्ता संपन्नता स्थापित हो जाती है। चीर भोग द्वारा राज्य क्षेत्र अर्जन करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। राज्य क्षेत्र पर शांतिपूर्ण व निर्विघ्न कब्जा निरंतर होना चाहिए और एक लंबी अवधि तक या कालावधि के लिए होना चाहिए। तो चीर भोग में किसी भी राज्य को अगर प्राप्त किया जाता है तो उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि उस राज्य क्षेत्र पर आपका पोजीशन होना चाहिए, जो पोजीशन है काफी लंबे समय से होना चाहिए, और शांतिपूर्ण और निर्विघ्न पोजीशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जबरदस्ती किसी भूभाग पर पोजीशन किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय तक अगर कोई भी प्रदेश आपके अधिकार में बना रहता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर आपकी प्रभुसत्ता चीर भोग के आधार पर स्थापित हो जाती है। फिर आपका थर्ड है एनेक्सेशन, उपाबद्ध। It is a method of acquisition of territory in which use of force is possible. The essential condition for this are follow: to acquire possession by force, the intention to make it permanent in expressed recognition to be given such possession by other state, but it is no longer in existence because this practice has been repealed आफ्टर द चार्टर ऑफ यूएनओ। यह राज्य अपाबद्ध, यह राज्य क्षेत्र अर्जन करने का ऐसा तरीका है जिसमें बल का प्रयोग संभव है। इसकी आवश्यक शर्तें हैं: राज्य क्षेत्र बल द्वारा अर्जित करना, उसे स्थायी रूप से विनियोजित करने का आशय प्रकट करना, इसके लिए अन्य राज्यों से मान्यता प्राप्त करना। परंतु यह अब चलन में नहीं है क्योंकि यह परंपरा संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू होने के पूर्व की है। अपाबद्ध के द्वारा किसी भी राज्य क्षेत्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें बल का प्रयोग किया जाता है। आप जिस भी राज्य क्षेत्र को अपने राज्य क्षेत्र में मिलाना चाहते हैं या अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते हैं, उसके लिए बल का प्रयोग होना आवश्यक माना जाता है। बल का जो प्रयोग है उसमें उसका ये इंटेंशन होना चाहिए कि उस राज्य क्षेत्र को स्थायी रूप से या विनियोजित रूप से आप उसे अपने अंदर लेना चाहते हैं या उस पर अपना पोजीशन करना चाहते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि अन्य जो राज्य हैं वह भी आपको इसकी मान्यता प्रदान करते हैं कि वह राज्य क्षेत्र को आपने अपने पोजीशन में ले लिया है। परंतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने के पश्चात इस प्रकार का राज्य क्षेत्र का जो मोड है या जो तरीका है उसे अब मान्यता प्रदान नहीं की गई है। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका अनुवृद्धि। assertion, acquisition of territory by assertion happen only when any part of the territory of any state merges with the territory of another owing to natural facts. Here declaration by other states are not required. अभिवृद्धि द्वारा राज्य क्षेत्र अर्जन तब होता है जब प्राकृतिक कारणों के द्वारा किसी राज्य में कोई प्रदेश मिल जाता है या उसे किसी अन्य राज्य जो पहले किसी अन्य राज्य का था। इस प्रकार के अर्जन के लिए अन्य राज्यों द्वारा किसी भी प्रकार की घोषणा या मान्यता की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए सामुद्रिक पेटी में किसी नए द्वीप का उभरना, नदी या समुद्र तट पर बांध आदि निर्मित होना। फॉर एग्जाम्पल द emergence of any island in maritime belt to build dam or bridge on any river. इस प्रकार अगर कोई भी प्राकृतिक कारण की वजह से कोई भी प्रकार का भूभाग अगर किसी राज्य क्षेत्र में डेवलप हो जाता है या उसमें सम्मिलित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे किसी अन्य राज्य की घोषणा या मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर किसी भी सामुद्रिक बेल्ट में अगर कोई भी नया द्वीप बन जाता है तो वह उसी राज्य क्षेत्र का माना जाएगा जिस राज्य क्षेत्र में उसका निर्माण किया गया है। वहां पर अगर वह किसी भी प्रकार के डैम का निर्माण करता है तो उसे किसी अन्य राज्य की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है अध्यर्पण, संसेशन। Secession refers to transfer of sovereignty by one state to another state by
executing an agreement. The state to whom such transfer is made is known as acquiring state, and the state executing such transfer is known as sending state. अध्यर्पण सामान्यतः दो राज्यों के बीच करार द्वारा राज्य क्षेत्र के अंतरण को कहते हैं। जिस राज्य को राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण किया जाता है उसे अर्जनकर्ता, तथा जो राज्य अपने राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करता है उसे अध्यर्पणकर्ता कहा जाता है। अध्यर्पण के द्वारा किसी भी नए राज्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसमें सामान्य तौर पर दो राज्यों के बीच में हस्तांतरण किया जाता है। एक राज्य के द्वारा अपने कुछ भाग का, भूभाग का हस्तांतरण दूसरे राज्य को किया जाता है, और जिस राज्य के द्वारा उसका अर्जन किया जाता है उसे अर्जनकर्ता कहा जाता है, और जो राज्य उसका हस्तांतरण करता है उसे अध्यर्पणकर्ता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपका है पट्टे के द्वारा। बाय लीज, the ceding of territory can also be effected by one state authorizing another state by lease. It takes peace for a particular duration. By this process, complete sovereignty is not transferred, but only few rights are transferred. पट्टे द्वारा कोई भी राष्ट्र अपने प्रदेश का कुछ भाग दूसरे राज्य के नाम पर पट्टा निष्पादित कर कुछ समय के लिए दे सकता है। इसमें एक अवधि विशेष के लिए संबंधित प्रदेश पर सार्वभौमिकता के कुछ अधिकार का हस्तांतरण हो जाता है, परंतु संपूर्ण प्रभुत्व का हस्तांतरण नहीं होता है। पट्टे के द्वारा भी राज्य क्षेत्र को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई भी राष्ट्र अपने प्रदेश का कुछ पार्ट दूसरे राज्य को पट्टे पर कुछ निश्चित अवधि के लिए देता है, और जो निश्चित अवधि या विशेष अवधि होती है उसमें अपने कुछ सॉवरन राइट्स जो है वह ट्रांसफर करता है, परंतु ये पूर्ण सॉवरन हस्तांतरण नहीं माना जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका गिरवी। प्लीज it happened when a particular state at his own will please his rights or sovereignty on the state transfer to another. It is done as a security in lien or financial assistance extended by another state. जब किसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब कोई राज्य धन एकत्रित करने के लिए दूसरे राज्य के पास अपना कुछ राज्य क्षेत्र गिरवी रखता है, तो गिरवी के द्वारा भी राज्य क्षेत्र को प्राप्त किया जा सकता है। जब एक राज्य के द्वारा किसी फाइनेंशियल उद्देश्य के लिए या कुछ धन प्राप्त करने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा दूसरे राज्य के पास गिरवी रख दिया जाता है, तो उस अवधि के लिए जब तक उस धन का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक वह राज्य दूसरे राज्य के अधिकार क्षेत्र में माना जाता है। फिर है पंचाट अवार्ड। द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट्स, एडहॉक आर्बिट्रेटरी ट्रिब्यूनल्स एंड कंसिलेशन commercialization extra are known as award. The sovereignty over another land is also achieved by this. पंचाट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तदर्थ मध्यस्थ अधिकरणों, समझौता या सुलह आयोग के द्वारा न्याय निर्णय को कहते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे राज्य क्षेत्र अर्जित किया जा सकता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा या किसी भी आर्बिट्रेटर कोर्ट के द्वारा या आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी सेटलमेंट करवाया जाता है या कॉन्सिलेशन आयोग के द्वारा कोई भी निर्णय किया जाता है, इसके अंतर्गत भी कोई भी राज्य को किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र प्रदान किया जाता है तो जिससे भी राज्य क्षेत्र अर्जित किया जा सकता है। तो ये भी ऐसे आधार हैं जिसके द्वारा एक भूमि क्षेत्र पर किसी अन्य राज्य के द्वारा अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। और लास्ट जो है वो है आपका जनमत संग्रह। जनमत संग्रह जो है उसमें जब राज्य की जनता एक मत होकर अपने वहाँ पर निवास करने वाली जो जनता है वह एक मत होकर किसी राज्य में अपने आप को अधीन मान लेती है, तो ऐसी स्थिति में जनमत संग्रह के द्वारा भी वह हिस्सा उस राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है जिस राज्य क्षेत्र में वह जनता एक मत से सम्मिलित होना चाहती है, और उस जनमत संग्रह के द्वारा भी वह राज्य उस राज्य क्षेत्र का भाग माना जाएगा जहां जनता सम्मिलित होना चाहती है। इसी के साथ आज हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह हम